Hello everyone, I'm live. And down with तो सोच रहे हो यार कि टायर्ड रहे बीमार क्या कर सकते। हेलो हर्ष, हेलो अभिलिप्सा, आवाज़ ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ ठीक है मेरी? क्लियर है आवाज़ है यार? क्या करें आज? अब आ रही है? अब ठीक है? हेलो, हेलो, जागृति, जिया, डोरेमी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आ रही है? अब आ रही है? आप बताओ। अब आ रही है? ठीक है। नहीं, आवाज़ ऐसी है भाई, हमेशा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, हेलो दीक्षा। ओके, देखो, आपने मुझे मैम बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे और अच्छा लगता है दी बोलो। बिकॉज आई फील यार कि जब हम किसी एज अ टीचर किसी से पढ़ते हैं ना, तो हमें एक तरह का हमारे अंदर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, एक तरह का हमारे वो रहता है, एक कंस्ट्रिक्ट रहते हैं हम कि हम अपने सारे डाउट शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट व्हेन यू आर सेइंग दी मतलब यू आर लाइक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड डेफिनेटली 110% आपके मन का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर मी। अगस्त 1 से हमारा ये फ्री शिवाबाद स्टार्ट हुआ था ऑन यूट्यूब। एंड आज देखो क्या डेट है, आज 28 सितंबर है। एंड हमारा जितना सिलेबस आ रहा है एक्चुअल में, उतना सिलेबस आज आई होप ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो पहले तो मुझे फटाफट से फायर इमोजी दे दो चैट सेक्शन में। इफ़ इफ़ यू नो, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड, सेंड मी लॉट्स ऑफ फायर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा चैप्टर खत्म हो, खत्म। ठीक है, यू कैन सी दैट इन लेस देन 2 months we have covered complete inorganic chemistry। एंड इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, लाइक क्या ही होता है। ठीक है, ओके। एंड मैंने आपसे टेलीग्राम पे पूछा था दैट डू यू गाइज वांट टू एक्चुअली डू इनकम्प्लीट डिलीटेड सिलेबस। एंड आप में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज दिए हैं। कोई नहीं दीक्षा, इफ़ यू हैव ज्वाइन रिसेंटली तब भी कोई दिक्कत नहीं। प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब पे, यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच द लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग है वहाँ पे। आई गेस अगर हमने 2 महीने में लाइव क्लास में देखा है, क्योंकि हमारी क्लासेस गैप में होती है राइट। अगर आप कॉन्टिन्यूसली भी एक हफ्ते में भी अब 1 या 2 हफ्ते मैक्सिमम भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो इनऑर्गेनिक। हाँ जी हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब। आई हैव अ डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय राइनो वायरस। बताओ कौन सी डिजीज़ है? राइनो वायरस। तुम्हारा बायो का टेस्ट ले लेती हूँ। राइनो वायरस कौन सी डिजीज़ है मुझे फिर? हाँ यार, तबीयत खराब है। ओहो, वाह वाह, हाई हो रही है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बिल्कुल क्लियर है तुम लोगों को तो फिर तो। यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड।
हाँ, थोड़ा-सा सीज़न चेंज आई गेस। हेलो अनीश, थैंक यू एवरीवन फॉर आस्किंग। ठीक है, तो मैं वही बोल रही थी दैट आप कभी भी मतलब इन केस आपने स्टार्टिंग से फॉलो करा है देन लेट मी जस्ट टेल यू आपका कंसिस्टेंसी का ग्राफ ये है। एंड यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरा एक भी सेशन, कैन यू बिलीव दैट? एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी सीइंग ऑल ऑफ यू प्रोग्रेस। कल आप लोगों का टेस्ट है, कल नहीं परसों, 30th को है ना, या कल है? 30th को है यस। हाँ, तो टेस्ट में पी ब्लॉक पूरा नहीं दे रही हूँ मैं, आज जो हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ मैं, बट जितना आपका लास्ट लेक्चर तक हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। हाँ प्राची, यार तुम लोग अपना ध्यान रखो ठीक है थोड़ा सा, बस प्रिपरेशन के टाइम पे तबीयत खराब होना इज द दैट कैन हैपन। ठीक है, कोई नहीं, शुरू करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं जिनको नहीं पता अबाउट पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो यार देखो दिस इज़ द बेस्ट थिंग वन कैन एवर डू। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए शूट करी है, ठीक है। आई डो नॉट नो इफ़ इट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड और नॉट। अरे सबको कोल्ड है यहाँ पे। यस, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। हाँ, तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करी है, बहुत ही प्यारी सी वीडियो दैट मतलब वो डाउट्स होते हैं ना मन में दैट कैन आई क्लियर नीट, कैन आई नॉट क्लियर नीट, वो सारे डाउट्स मैंने उस वीडियो में आपके लिए लिए हैं। एंड वेरी सून वील बी रिलीजिंग दैट वीडियो। अभी नहीं क्योंकि आप फिर उस पर ध्यान दे दोगे। व्हेन वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस पूरा, तब मैं वो वीडियो रिलीज़ करवाऊंगी। एंड एक्चुअली दैट वीडियो इज़ मतलब मैं उस वीडियो को शूट करते हुए इतना इमोशनल बिकॉज आई रिमेंबर्ड माई प्रिपरेशन वाला टाइम। एंड बिलीव मी, सिर्फ वही आपको बता सकता है कि एक्चुअल आपके मन में क्या चल रहा है, एक्चुअल क्या फेज झेला होगा। एक्चुअली मैं नीट का पेपर दिया हूँ। ओ ओ प्राची, टेक केयर बच्चे, आराम से रेस्ट करो एंड पढ़ाई भी करो। ठीक है, डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक, क्या कहूँ मैं, डोंट टेक वेरी मच प्रेशर। हमारे पास में ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में नीट क्लियर करा है, फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स से वो एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे, लाइव प्लेटफॉर्म पे डेली टारगेट्स आपको मिलते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वन ऑन वन इंट्रैक्शन होता है, एक्स्ट्रा डीपीपीज होते हैं, टॉपर्स के हैंडमेड नोट्स होते हैं। ऑल दिस यू कैन अवेल at rupees 4,3999 by using my code that is AJ1111। एंड इसकी स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता ही देती हूँ फिर से, दैट 1111 इज़ अ नंबर, जैसे कभी आपने क्लॉक पे 1111 देखा, दैट इज़ एन एंजल नंबर। एंड व्हाट डज एंजल नंबर मीन कि आप एक सही पाथ पे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो। ठीक है, एंड बिलीव मी दैट्स अ साइन फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स, यू आर ऑन द राइट वे, यू जस्ट नीड अ गुड मेंटोर। एंड मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा मेरा कोड यूज़ करके हमारा पर्सनल मेंटोरशिप ले, KJ1111, खुशी झा दैट्स माई नेम, एंड वो कोर्स ले, तो वो 1111 देखते हुए वो कोर्स ले एंड प्रे करे दिल से दैट मेरा अच्छे से नीट क्लियर, और अगले साल मैं इसी प्लेटफॉर्म पे टॉप पर इंटरव्यू देने, और मैं अगले साल से इन मेंटोर की लिस्ट में ऐड हो जाऊँ जो टॉप मोस्ट एम से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑफ़र 2 अक्टूबर तक ही है, अगर किसी को लेना है ले लो, वापस फिर प्राइस हाइक होके 5000 हो जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर कोई चीज़ आपको 4000 में मिल रही है, एट 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो आप वो क्यों 5000 में लोगे? अभी लो एट रुपीज़ 4000, बाद में मत बोलना भैया ये ऑफ़र वापस दे दिए, नहीं आएगा ये। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं का थोड़ा सा रिविजन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। शुरू करें? थम्स अप दो, थम्स अप दो, शुरू करें, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर ऑफ कार्बन दैन इट्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बेसिकली वही मतलब है। एंड कोल्ड इज़ द वर्स्ट एवर डिजीज, लाइक सच में किसी को कुछ भी हो, वैसे तो सारी डिजीजेस बहुत बुरी हैं, बट कोल्ड इज़ लाइक कुछ ज़्यादा है भी नहीं, बट इतना कुछ है कि नथिंग कैन हेल्प यू।
तो देखो, कार्बन हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ एनी ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट है ना। इसका क्या होगा, इसका स्मॉल साइज होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, और इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, SiCl4 में जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराती हूँ तब वो SiOH4 बना देता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। बट कार्बन के साथ जब मैं वाटर को रिएक्ट करती हूँ तो ये कार्बन OH4 नहीं बनाता। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बताओ ऐसा क्यों होता है, दैट कार्बन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस। शायद तुम्हारा एक टेस्ट का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन जाए। यस, वेरी गुड अभिलिप्सा, कि कार्बन के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता है उसके पास। ठीक है, तो अगर आपके पास गाड़ी में जगह ही नहीं है तो आप कैसे किसी को बिठाओगे, अगर आपके फ्लाइट में जगह ही नहीं है, ऑलरेडी सारी टिकट्स बुकड हैं, आप कैसे किसी और पैसेंजर को बिठा लोगे अपनी सीट पे, राइट। तो वही बात है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया था, ये आपको थरली थरली याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। एसिडिक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाली एसिडिक होती है। न्यूट्रल कौन कौन सी होती है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी N2O, N2O डाइऑक्साइड नहीं, N2O। यस, वेरी गुड एवरीवन। और हमारा वाटर और एम्फोटेरिक कौन सी होती है, SNO, SNO2, PbO, टिन और लेड दोनों ही आपके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। फटाफट से मुझे एक और एग्जांपल दो एम्फोटेरिक का, थर्टीन से ग्रुप 13 से मुझे एग्जांपल दो ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वेरी वेरी इजी, तो इजी। जब तक आप बता रहे हो तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक भी बता देती हूँ, दैट रिएक्शन विद वाटर। तो जैसे आपका ये टिन है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर, वो भी गर्म पानी से ही नहाना पसंद है इसको, ये ठंडे पानी से नहीं नहाता है, जस्ट लाइक यू एंड मी। इसको भी कोल्ड हो रखा है। वेरी गुड जागृति कुमारी, योर आंसर इज एब्सोल्यूट राइट। ग्रुप 13 से Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस, यस। चलो, तो ये जो टिन है ये भी आपके और मेरी तरह है, इसको भी कोल्ड हुआ हुआ है, तो ये भी ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहा, तो गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। जब ये नहाएगा गर्म पानी, व्हाट विल इट फॉर्म, टिन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। वेयर एज जब लेड को आप रिएक्ट कराओगे तो PbO बन जाएगा, जो कि क्या होता है, जो कि पैसिव होता है। व्हाट इज पैसिव, कि ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना लेता है सरफेस के ऊपर, जैसे एल्यूमिनियम भी बना लेता था, रिमेंबर। एल्यूमिनियम भी आपका एक लेयर ऑफ, लेड भी ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। एंड जो आपका कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एंड वाई इज दैट, अभी मैंने बताया, बिकॉज ऑफ नो डी ऑर्बिटल्स, इनके पास खाली जगह ही नहीं है, तो ये वाटर को बिठाएंगे कहाँ, राइट। हैलोजेंस के साथ देखो, ये भी हम कर चुके हैं, EX2 फॉर्म होता है या फिर EX4 फॉर्म हो सकता है, राइट। अब मुझे फिर से बताओ, SnCl2 और SnCl4 में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। पीछे वॉइस कट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कोई नहीं, अब नहीं होगा। मैं एक्चुअली चिल्ला नहीं सकती, वरना मैं चिल्ला लेती। यस, वेरी गुड, SnCl4 ज़्यादा स्टेबल है, वाई, क्योंकि आपने यहाँ पे फजान्स रूल लगाया होगा। एक तो आपको पता है दैट Sn+4 इज़ मोर स्टेबल देन Ns+2, क्योंकि हमेशा हमारा फजान्स रूल क्या कहता है, दैट जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। और ये आपको इसलिए भी याद था दैट स्मॉलर द कटायन। रियाज, अगर मैं रेस्ट लेने लग गई तो आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे, मुझे आपका सिलेबस खत्म कराना है, सो दैट वी स्टार्ट विद रिविजन as soon as possible। तो मैं अगर
इतनी तबीयत खराब नहीं, अपनी स्टडी टेबल और चेयर पे बैठी हूँ विद माई लाइट्स एंड माई लैपटॉप विद माई पेन टैब माइक्रोफोन, दैन जस्ट look at the level of dedication I have and compare it with the dedication you have. अगर आप मेरे एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट कर रहे हो तब दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप मेरे इन एफर्ट्स को वेस्ट जाने दे रहे हो, मेरे इन एफर्ट्स को 4-5 शॉर्ट्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन इट्स नो। ठीक है, तो अब मेरी इतनी भी कंडीशन ख़राब नहीं है कि मैं नहीं ले सकती क्लास। आज वैसे भी मुझे एनसीईआरटी का से ही ज़्यादा पढ़ाना है। आई अंडरस्टैंड बच्चा, बट कोई नहीं, दे देते हैं क्लास। क्लास कैंसिल कराने से आपका भी स्केड्यूल वो होगा, मेरा भी होगा, है ना? ठीक है, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही ना मेरी कम आवाज़ से? दिक्कत हो रही है तो बताओ, दिक्कत नहीं हो रही है तुम मेरी टेंशन मत लो। अभी तुम्हें बस अपनी पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो। आई हेट व्हेन आई हैव टू रीस्केड्यूल द क्लास, आई हेट, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती। एसेंशियल फॉर जितना उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी, राइट? अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ EX2 आयन्स इन्होंने पूछा। ये क्या है? ये आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, ये आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन ऑर्डर पूछ सिंपली। यस, स्मॉलर द कैटायन मोर द कोवलेंट नेचर। आवाज़ क्यों नहीं आ रही बीच में? आएगी, डोंट वरी, अब आएगी। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ। बताओ, आवाज़ अब बेटर है, पहले ठीक थी? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ। बताओ मुझे। ठीक है, अब बेटर है। ओके, चलो कोई नहीं, ऐसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो ये तुम्हें वही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वही सब पूछा हुआ है। तो आपको पता ही है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो हमारे डी ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या एक्टिव होने लग जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है, लास्ट एलिमेंट में। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा किस में फेवर की जाएगी, आपके लास्ट एलिमेंट में, योर लेड। ठीक है, वेयर एज जो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। वाई? क्योंकि आपका वो इनर्ट होने लग जाता है। अब एक और चीज़ हमने डिस्कस करी थी, दैट PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ व्हाई डज इट नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि एक तो पहली बात, Pb+4 जो है वो आपका अनस्टेबल होता है, राइट? हमने पढ़ा है दैट Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। वाई? बिकॉज ऑफ नर्ड पेयर इफेक्ट, है ना? ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आई जो होता है हमारा, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच पाए। क्लोरीन होता तो एक बार को ये फिर भी बना लेता। वाई? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के ले आते। बट योर आयोडीन इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, ऑल्सो आयोडीन का साइज जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बिग होता है, लार्ज होता है, इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। हेलो सुभन, वाई सो लेट? स्टेरिक हिंड्रेंस जो होते हैं क्या क्या क्रिएट करता है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। तो देखो, अगर आपका ये पीबी इतना बड़ा है और ये आपका I4 भी इतने बड़े हैं, तो क्या ये मॉलिक्यूल कभी स्टेबल हो पाएगा? नो, इट इज अनस्टेबल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, वील स्टडी अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो पहला हमारा एलोट्रोप क्या है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या कौन कौन से होता है? पहले तो मुझे ये बताओ। एक तो होता है हमारा डायमंड, फिर होता है हमारा ग्राफाइट, और तीसरा क्या होता है, फुलरीन, है ना? अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सारे एलोट्रॉप्स, है ना?
तो क्या होता है, डायमंड जो होता है वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है। नेटवर्क सॉलिड मतलब ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तुम्हें, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे नेटवर्क सा बना हुआ ना, ये देखो नेट 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 नेट, ये जो ऐसे जिगजैग नेटवर्क आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। और ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। ठीक है, तभी आप डायमंड को कभी तोड़ नहीं सकते अगर वो असली डायमंड हुआ तो। ओके, इसलिए कभी भी साइंस वाले बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है अगर किसी ने उन्हें नकली डायमंड अगर बेचा तो वो उसको तोड़ के देखेंगे सबसे पहले। तुम हथौड़ा मार लो चाहे, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं के नहीं टूटेगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग उनकी नेटवर्क बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ओके। बैड कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, वाई? क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन यहाँ है, फिर एक कार्बन यहाँ है, फिर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक कार्बन पे, सॉरी, एक यहाँ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है? तो क्या इसके आउटरमोस्ट शेल में एक भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? तो क्या इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, दैट इज वाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेर एज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इट। जो भी तुम्हारे नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ओके, यस, यस। चलो अब ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको जो ग्रेफाइट होता है इसका भी स्ट्रक्चर देखो, तुम्हें लगेगा कि सेम ही तो है, बट नहीं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो लेयर्ड होता है। मतलब ये देखो, मैं तुम्हें ऐसे चलो, मेरे पास अभी क्या क्या है, मेरे पास सबसे रैंडम चीज़ें हैं दुनिया की। देखो एक ये है, मानो कि ये वाला जो है ना तुम्हारा, ये पार्ट है तुम्हारा, ये वॉलेट के अंदर पैसे नहीं है, हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये पहला लेयर। फिर उसके नीचे जो ये वाला लेयर है ना, ये उसके थोड़ा नीचे होगा। फिर उसके बाद और कुछ के पास यहाँ पे, उसके बाद एक कुछ ऐसा सा है। फिर ये थोड़ी और दूरी पे होगा, इसके पीछे तो गैप दिख रहा है। ऐसे लेयर 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 शीट वाइज स्ट्रक्चर में होते हैं। ओके, इससे ज़्यादा विजुअलाइज मैं तुम्हें नहीं करा सकती। I have maxed out my capability of making you visualize. ठीक है, तो ऐसा ही मतलब कहने का मतलब है, ये एक लेयर हो गई तुम्हारी, फिर उसके बाद ये लेयर हो गई, फिर एक लेयर हो गई, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर। एंड इट इज़ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली मतलब इसका जो इंट्रोपी है, इसका जो एंथैल्पी है, ये सब बहुत स्टेबल है। ओके, ओके। ये क्या होता है, दिस इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी तुमने देखा है ग्रेफाइट जो तुम्हारी पेंसिल टिप में भी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दैट तुम्हारी पेंसिल की जो टिप होती है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो तुम्हें पेंसिल भी दिखाई देती है, तुम्हारी जो ये पेंसिल है, शार्प नहीं है अभी, आई नो, बट ये जो पेंसिल है, इसका जो टिप है, जो इसकी नोक होती है ना, इसको नोक बोलते हैं। ये नोक क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इस तुम बोलोगे कि दी हमें से करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके बाहर एक तो आपकी वुडन लेयरिंग होती है, वो इंसुलेटर्स होता है। बट यस, अगर आप सिर्फ नोक को पकड़ो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। आपके फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स में भी है, होता है ऐसे कुछ छोटी क्लासेस में। एंड ऐसा अगर साइंटिफिकली 12th क्लास के हिसाब से आप बोलोगे कि माँ इस कार्बन को देखो, हमने डायमंड में क्या देखा था कि जो कार्बन था वो 4 कार्बन से बॉन्डेड था और sp3 हाइब्रिडाइज था। बट जो हमारा ग्रेफाइट है ना, वो वहाँ पे एक कार्बन 3 और कार्बन से बॉन्डेड है, एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या है, फ्री है। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? हाय रेक्स, हेलो।
एंड इसके बीच में कितना डिफरेंस होता है, यहाँ पे 141.5 पिकोमीटर और यहाँ पे 340 पिकोमीटर। एंड ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वाई, बिकॉज इट इज अ नेटवर्क सॉलिड। गुड, ओके, क्लियर है सबको? ठीक है। बच्चे गायब क्यों होते जा रहे हैं? गायब मत हो, क्लास अटेंड कर लो, लास्ट लेक्चर है आज। उसके बाद पर ये मत सोचना कि उसके बाद आप हम मिलेंगे नहीं, उसके बाद मैं आपकी विगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करूँगी। और एक वन शॉट, क्योंकि मैंने जो वोट्स देखे मैक्सिमम वोट्स कह रहे हैं आपका वन शॉट सेशन ले लूँ मैं, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का, मतलब सिर्फ वही पढ़ेंगे जहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल डिटेल में जंप नहीं करें। ओके, मतलब वो टॉपिक्स है ना जहाँ से एस ब्लॉक से तुम्हारे पीरियोडिक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उतना पार्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड एलोट्रोप देखो, फुलेरिन। ठीक है, इसको आप, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल C60 बकमिनिस्टर फुलेरिन, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, बकमिनिस्टर फुलेरिन। क्या, तो ये क्या होता है, इसका एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप ऐसे फुटबॉल में देखा है ऐसे हेक्सागन से बने होता है, एक ऐसे अगर बॉल है तो उसमें ऐसे हेक्सागन बने होते हैं, है ना? ठीक है, इसका भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। और कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। तो अभी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में, नीट में, मैं बोल रही हूँ नींद में आते हैं क्वेश्चन, नीट में आते हैं। दैट डायमंड जो होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ग्रेफाइट जो होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो आपका फुलरिन होता है दैट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, लर्न कर लेना इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज, फुलरेंस जो होता है ना बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और C60 का एग्जाम्पल आपने, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बकमिनिस्टर फुलरेन। नेक्स्ट चीज जो आप पूछते हैं दैट कितने कितने 6 मेंबर रिंग होते हैं फुलरेंस में और कितने 5 मेंबर रिंग, अभी याद कर लो, यहाँ से भी आपके PYQs पूछे गए हैं। दैट 26 मेंबर रिंग्स होते हैं आपके फुलरेन में और 12 5 मेंबर रिंग्स होती है। ओके, क्लियर है? डन, डन एवरीवन। शुरू करें कंपाउंड्स कुछ, मैंने ये सब आपका एनसीईआरटी से उठाया ताकि अच्छे से क्लियर हो। चेंज कैसे, अब दिख रहा होगा, चलो, आपके एनसीईआरटी की लाइन में दिख रही होगा। तो आप पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो दो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कब फॉर्म होती है, एक तो अपनी एनसीईआरटी के आगे लिख लो, इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होता है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, विच इज़ वेरी 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 डेंजरस। ओके, डायरेक्ट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई लिखा है ना, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, कंबशन ऑफ ऑक्सीजन और एयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखो ये सब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो आप एक बार पढ़ लेना, बट ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, जिसको सिन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको मार्क कर लेना एनसीईआर में, PYQ। सिन गैस और वाटर गैस किसे कहते हैं, कार्बन मोनो, कार्बन प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटर गैस। जब एयर की जगह स्टीम यूज होते हैं, सॉरी, जब स्टीम की जगह एयर यूज होती है तब मिक्सचर ऑफ CO, सॉरी, स्टीम की जगह जब एयर यूज होती है तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक मिक्सचर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। अब देखो इसको भी आप कैसे याद करोगे, मैं तो ऐसे याद करती थी दैट नाना पार्टिकल नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस। ओके, तो जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा विद नाइट्रोजन तो क्या फॉर्म करेगा, प्रोड्यूसर गैस, जो कि क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हुई तो क्या होगा, वाटर गैस का यूज। ठीक है, अब ये देख लो, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाई,
because they can undergo further combustion forming carbon dioxide with liberation of heat. कार्बन मोनोक्साइड इज अ कलरलेस, ठीक है, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, एंड वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होती, बट इट इज अ पावरफुल एजेंट। खुद क्या हो रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ओके, and reduces almost all metal oxide other than those of alkali and alkaline earth metals, aluminum and a few transition elements। ठीक है, तो ये सबको ही रिड्यूस कर देता है except alkali, alkaline earth metals और aluminium। This property of carbon monoxide is used in extraction of many metals जो आपका deleted है, ठीक है, जो वो चैप्टर था ना लास्ट में जहाँ माइनिंग माइनिंग पढ़ते थे, वो आपका डिलीटेड है, ठीक है, तो ये भी आप नहीं पढ़ोगे, पर पता होना चाहिए दैट आयरन ओर से Fe निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, फिर जिंक ऑक्साइड में यूज़ करते हैं जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। देखो ओनली 11 पीपल आर वॉचिंग, ओनली 11। जब मैंने आपके सेशन लेने स्टार्ट करे थे एटलीस्ट 20 to 25 बच्चे रहते थे मेरे साथ, अब देखो सिर्फ 11 बच्चे हो तुम, 11 भी नहीं 10 हो गए, एक तो मैं ही देख रही हूँ सेशन। इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी एनसीईआरटी कर लेना, बहुत बहुत क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है एंड तुम्हें लगता है कि इन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, बट एक्चुअली में ये किसका क्वेश्चन होता है, ये इन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, यस मेटलर्जी, यस जी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि कैसा बॉन्ड होता है हमारा, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है, और आपके लोन पेयर भी होते हैं कार्बन पे, because of which your carbon monoxide acts as a donor atom and reacts with certain metal to form metal carbonyl, metal carbonyl फॉर्म करता है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, वाई आप पूछोगे क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कौन से टाइप के सेल्स में होता है बताओ, चलो आरबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, किस में होता है बताओ मुझे, चलो तुम्हारा बायो का भी टेस्ट ले रही हूँ मैं साथ साथ में। बताओ बताओ, यस रेड ब्लड सेल्स में आपके हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, और आपने पढ़ा होगा ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में। एक बार मैं तभी तुम्हें बोलती कि मुझे एक्चुअली पता है कि तुम नीट में क्या पढ़ते हो, इसलिए मुझे मुझे तुम्हें कहाँ क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है इसलिए बोलती हूँ, दैट्स व्हाई यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। एक्चुअली में नीट का पेपर कोई टीचर तुम्हें पढ़ाएगा कभी तुमसे पूछेगा बायो से रिलेट करके, नहीं, अभी मैंने देखो तुमसे बायो से रिलेट करके पूछ लिया ना, अब तुम कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलो, ठीक है। तो जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है ना, ये तुमने पढ़ा होगा, बट जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो कॉम्प्लेक्स, अगर इसने गलती से हीमोग्लोबिन के एक पार्टिकल के साथ आकर रिएक्ट कर लिया तो ये जो स्टेबल HbCO इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन HBO का कॉम्प्लेक्स, सोच रहे हो, इट इज़ 300 टाइम्स मोर स्टेबल, इसलिए हमें इन सब चीज़ों का, ये स्मोकिंग वगैरह में होता है, पॉल्यूशन वाली गैसेस में होता है, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर गया तो भाई बस टाटा बाय बाय होने वाला तुम्हारा, सोच के रखो। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं, मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, पहले तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है इसमें, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होता है, अच्छे से ऑक्सीजन हम इसको देते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 या मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2, ओके ओके। लैबोरेटरी में कैसे प्रोड्यूस होता है ये वाला मेथड देख लेना एनसीईआरटीज में। कमर्शियल स्केल में कैसे होता है, बाय हीटिंग लाइमस्टोन, ओके, ये सब भी तुम देख लेना, यहाँ से कुछ आता नहीं है। ये भी क्या है, कलरलेस है और ओडरलेस है, ना इसकी कोई बदबू है ना इसकी कोई खुशबू है ना इसका कोई रंग है ना, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में ये भी बहुत ज़्यादा कम है, दैट्स व्हाई इट बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस बायोकेमिकल एंड जियोकेमिकल
केमिकल इंपॉर्टेंस। तो अगर ये पानी में डिजोल्व होने लग गया तो वही हो गया काम, तो फिर तुम इसे पानी से ही निकालते रह जाओगे। इसलिए ये डिजोल्व नहीं होता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गैस है बॉडी में। CO2 का इतना ज़्यादा काम, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3, दिस इज अ वीक डायाबेसिक एसिड। देखो अगर मैंने तुमसे एग्जाम में पूछ लिया किस टाइप की एसिड है H2CO3, तुम्हें लगेगा कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, डायबेसिक एसिड। ठीक है। एंड डिसोसिएट्स इनटू टू स्टेप, डिसोसिएट कैसे होगा, H2CO3 प्लस H2O, HCO3 माइनस प्लस H3O वाला प्रोटॉन। ठीक है। देन HCO3 माइनस प्लस H2O gives CO3 माइनस H3। एक एक हाइड्रोजन को तुम निकालते गए, पहले तुमने H2CO3 में से एक हाइड्रोजन निकाल के HCO3 बनाया, फिर तुमने इस HCO3 माइनस में से एक और H निकाल के CO3 माइनस बना, 2 माइनस बना दिया। ठीक है। H2CO3 और HCO3 क्या होते हैं, बफर सिस्टम विच हेल्प्स टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड बिटवीन 7.26 टू 7.42। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सबसे पता किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन हो गया, या टेल हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। अब CO2 मॉलिक्यूल देखो, CO2 मॉलिक्यूल में जो दो कार्बन एटम्स होते हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। दो sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर से यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और तुम्हें लगेगा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, S और P। S किसका, कार्बन का, और P किसका, ऑक्सीजन का। ओके। makes two sigma bonds while other two electrons are involved in p-pi bonding। तुम्हें पता ही होना चाहिए अभी तो CO2 का स्ट्रक्चर, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है ना, इसलिए। ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन लीनियर शेप, लीनियर शेप। तुम्हें लगेगा ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये पी डॉग का क्वेश्चन है, इसलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। This results in linear shape with both carbon-oxygen bonds of equal length 115 picometer with no dipole moment। कोई भी डाइपोल नहीं है इनके बीच में। और तुम्हें यहाँ पे नीचे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो कई बार पेपर में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। तो रेजोनेंस में तुम्हें क्या करना होता है, बेसिकली एक यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तुमने, ठीक है, फिर तुमने यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर लिया, और ये यहाँ से लोन पेयर लेके पॉइंट यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ऐसे करके रेजोनेंस होता है। तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ाई होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। सिलिकॉन पे आ जाते हैं। कार्बन हमारा हो चुका है पूरा, यस वेरी गुड, कार्बन हो चुका है हमारा। फटाफट से सिलिकॉन करते हैं। सिलिकॉन के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कई सालों में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब इस बार पेपर का लेवल सेट करने के लिए वो यहाँ से क्वेश्चन आराम से दे सकते हैं। ओके ठीक है। अभी तक क्लियर हो रहा है, हम सब दो मुझे अगर क्लियर है इतना तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है इतना, क्लियर है, बताओ बताओ। ठीक है। ओके चलो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे आते हैं जिसको हम प्यार से सिलिका भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं विच मेक्स इट अनरिएक्टिव। इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं कि ये रिएक्ट ही नहीं कर पाता। स्ट्रक्चर देखो इसका कुछ ऐसा होता है, तुम ये सभी कंडक्टर से भी पढ़ोगे कि सिलिकॉन कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इस टाइप का नेटवर्क 3D स्ट्रक्चर बनाता है SiO2। तो इसमें एक सिलिकॉन को देखो कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, 1 2 3 4। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई इसकी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Silica in its normal form is almost non-reactive because of very high SiO bond enthalpy। That means very strong bond है, ठीक है। It resists the attack by halogens, dihydrogen, most of the acid even at high temperature। However HF और NaOH इसको react कर देता है,
सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी सबके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, SiO2 प्लस 2NaOH गिव्स यू Na2SiO3, SiO2 प्लस HF गिव्स यू SiO4 प्लस 2H2। देख लेना ये सारे रिएक्शन एक बार, मैंने इसलिए एनसीईआरटी के शॉर्ट्स ही आपके उसमें डाल दिए नोट्स में, ताकि तुम सीधा नोट से पढ़ो। एनसीईआरटी में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लोगे काफ़ी। चलो, सिलिकॉन्स आ जाते हैं। व्हाट आर सिलिकॉन्स? दीज आर पॉलीमर्स। देखो ये चैप्टर भी तुम्हारे डिलीटेड है, बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस पार्ट से, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ना। तो यही खेल सकता है आपका एंटी एक अच्छा, जो मैं नहीं चाहती आपके साथ हो। इन केस एस ब्लॉक या हाइड्रोजन से क्वेश्चन आ गया जो एक्चुअल में वो पी ब्लॉक पीरियोडिक से रिलेट कर दे, या फिर वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर दे, फिर तुम बोलोगे मैम आपने पढ़ाया नहीं, है ना। इसलिए मैं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वी हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम अभी। या वन शॉट में मैं बिल्कुल छोटे छोटे ब्रीफ में तुम्हें वो करा दूंगी दोनों चैप्टर का, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग टॉपिक से रिलेटेबल है। तो इसलिए, लेकिन इसको अगर मैं बोलूँ ना तो ये अभी मैं छोड़ सकती थी, बट मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे डबल इंपॉर्टेंस लेनी है। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर्स का पार्ट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो तुम ये नहीं बोल सकते कि ये पॉलीमर वाले चैप्टर, तुम नहीं बोल सकते, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम ये बोलोगे उनको, वो ये बोल देंगे तुम्हें ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन था, आपने क्यों नहीं पढ़ा, हमारे सिलेबस में लिखा है। ठीक है, तो R2SiO इसका रिपीटिंग यूनिट होता है। पॉलीमर इज बेसिकली समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ। मैं एक बार केजे लिख रही हूँ, फिर मैंने एक और केजे जोड़ दिया इसमें, फिर एक और केजे जोड़ दिया, फिर मेरा केजे 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 क्या बन गया, ये एक पॉलीमर बन गया। ओके, अब देखो स्टार्ट कैसे करते हैं इसको। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 2CH3Cl है, उसको तुमने कॉपर पाउडर 570 केल्विन पे रिएक्ट करवाया, तो क्या बन गया, ये स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, कर लें, ठीक है। R2SiCl। ओके, ओके, खरा होगा। और उसके बाद क्या बन जाता है, H2OSi। जहाँ पे तुम्हारा Cl था तुमने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस, तो OH आ जाता है। ठीक है, फिर अब देखो अब क्या करा ना हमने, हम बेसिकली एक ही चीज़ कर रहे हैं, मुझे समझ आनी चाहिए। दैट मैंने एक SiOH CH3 करा। ठीक है, अब मैं इसको पता कैसे लिख रही हूँ, अब मैं इसको थोड़ा रीऑर्डर करके लिखूंगी। कैसे लिखूंगी देखना, ऐसा ही लिखा, ऊपर एक CH3, एक CH3, इधर एक OH, इधर एक OH। ठीक है, एक और ऐसा ही लो, एक OH, एक OH, ऊपर CH3, नीचे CH3। अब मैं पता क्या करूँगी, ये देखो, मैं यहाँ से पानी निकालूँ। कैसे निकालूँ पानी, यहाँ से H2, मतलब 2 H चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए। इसको मैंने क्या करा, बाहर निकाल, मैं बाहर निकाल, मेरा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बताओ, मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बन जाएगा। फिर OH, फिर Si CH3, अभी CH3, फिर इधर सिर्फ O बचा, फिर SiCH3CH3। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे जो नेक्स्ट Si का OH है, यहाँ से फिर से पानी निकाल दूंगी। राइट, फिर से पानी निकाल दिया, SiCH3CH3। ओ, तो यही है आपका रिपीटिंग यूनिट, ये यही है तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट। समझ आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, बट बताओ अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से रिपीट करूँ। ठीक है, ओके। किसी को तो चाहिए रिपीटेशन, किसी को जो ना समझ आया तो मैं आई विल रिपीट इट। ठीक है, ओके।
गले में खिच खिच, गले में खिच खिच, क्या करें, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। जब मुझे कोल्ड होता है ना, मैं यही करती हूँ, यही सोच सोच के अपने मन को तसल्ली देती हूँ, डैट विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। हेलो अरहम। हेलो। चलो, अब तुम बोलोगे दी ऐसे तो फिर ये पॉलीमराइजेशन चलता ही जाएगा। हाँ, चलता ही जाएगा। बाय द वे, ये विक्स वाला गाना वाज नॉट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो देखो, ये जो पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, तुमने देखा यहाँ पे R3 ले लेंगे हम, ठीक है, R3 ले लेंगे, और इधर भी R3 ले लेंगे। अब पहले हमारा OH2 था ना, अब हम सिंगल OH रखेंगे, और R2SiOH2 की जगह हम क्या कर देंगे, R3SiOH। ओके, अब क्या होगा, इधर R मतलब C वाला ग्रुप, OH, इधर OH, इसका पानी निकल के यहाँ O बन जाएगा। सॉरी, इधर O बन जाएगा, इधर तुम्हारा R, इधर भी R, इधर भी R। अब तुम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकते, बस खत्म तुम्हारा पॉलीमराइजेशन। आगे आ जाओ सिलिकेट्स पे। समझ आ गया? बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ। बताओ यार, क्लियर हो गया? मेरे पैर, हाथ, सर, गला, कान, हर जगह दर्द हो रहा है। उफ, ठीक है, फिर बढ़िया। लेट्स मूव अहेड विद सिलिकेट्स। तो अब हम, हमारे पास दो चीज़ें हमारे, सिलिकेट्स और सिलिकोन्स। सिलिकोन्स और हमारा जियोलाइट्स। जियोलाइट नहीं, जियोलाइट्स। ओके, चलो पहले इसको थोड़ा खिसका देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? पूरा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। उफ, ठीक, अब दिख रहा है। चलो, तो ये जो है सिलिकेट्स, ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर। एग्जाम्पल आर फेल्सपार, जियोलाइट्स, मीका एंड एस्पेटोस। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा मतलब बहुत पहले, सालों पहले यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, बट फिर भी। तो बेसिकली जियोलाइट इज अ सिलिकेट, कहने का मतलब ये था। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज SiO4 4 माइनस। ठीक है, सिलिकेट्स SiO2 हमने देख लिया, ये आर R2SiOH2 देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, SiO4 4 माइनस। ओके, in which silicon atom is bonded to four oxygen atom in tetrahedral fashion. Silicates either the discrete unit is present or a number of such units are joined together by corners by sharing the 1 2 3 4 oxygen atoms per silicate unit when यहाँ से चलो, when silicate units are linked together they form a chain, ring, sheet or three-dimensional structure. Negative charge on the silicate is neutralized by positively charged metal ions if all the four corners are shared with other tetrahedral three-dimensional ornament. इसको कुछ समझ नहीं आया हमें, मैम हमें फिर से बताओ। एनसीईआरटी पढ़ने से ऐसे ही होता है, कुछ समझ आता है नहीं, कंफ्यूज हो जाता है। बेसिकली इसके पॉइंटर बना लो। क्या क्या पॉइंटर है इसके, देखो। सिलिकेट्स जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, SiO4 4 माइनस, ऐसा तुम्हारा स्ट्रक्चर दिखता है। स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और बाकी जो इसके क्या होते हैं, इसके जो ऑक्सीजन होते हैं सिलिकेट यूनिट्स के, वो अपना 1 2 3 4 पोजिशन वाले।
1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। नॉमेनक्लेचर में करते हैं नंबरिंग, वैसे ही ये लोग जब शेयर कर लेते हैं तब तुम्हारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ ऐसा। ये देखो, ये तुम्हारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। ओके, यही जो 3D स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकन नहीं बोलना चाहिए, सिलिकॉन्स बोलते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे दिमाग। बाकी इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक O माइनस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। ओके, ये टेट्राहेड्रल है और ये 3D SiO4 माइनस है। और इसके जो बाकी नेगेटिव है, ये बार बार O माइनस है ना, तो ये कैसे न्यूट्रलाइज होता है? बाय शेयरिंग इट विद पॉजिटिवली चार्ज मेटल। जो भी 4 कॉर्नर है जब उनको मिला लेते हैं तो एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन्स। लास्ट चीज जियोलाइट्स देख लो। If aluminium atoms replace few silicon atoms in three-dimensional network of silicon dioxide, overall structure is known as aluminosilicate। कहने का मतलब अगर तुम्हारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से मैंने सिलिकॉन को हटा के एल्यूमिनियम डाल दिया तो उसको क्या कहेंगे? एल्यूमिनियोसिलिकेट। ऑल्सो एल्यूमिनियम डालने से वो एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारे कटायन होता है ना वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज ऐड हुआ है बिकॉज ऑफ एल्यूमिना, वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा टू दीज कैटायंस, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसके? फेल्सपार और जियोलाइट। जियोलाइट क्या? दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल। कैटलिस्ट क्या होता है? विच स्पीड्स अप द रिएक्शन, विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या कहते हैं हम? इंजाइम्स। कितना याद है, टाइम से बायो नहीं पढ़े, मतलब 11th 12th की बायो नहीं पढ़ी है, बट आई रिमेम्बर। Petrochemical industries of cracking of hydrocarbons and isomerization, ZSM5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या करते हैं? दे कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू गैसोलीन। क्या कौन कन्वर्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जियोलाइट इज ZSM5। ओके, हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो जब तुम्हें हार्ड वाटर को सॉफ्टन करना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रेटेड जियोलाइट्स। तो कहने का मतलब है अगर तुमने जैसे कभी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एल्यूमिनियम वगैरह ऐड कर दिया, उससे क्या होगा? उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और तुम्हें पता है ये नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे? हम बैलेंस कैसे करेंगे? बाय एडिंग कैटायंस जो होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज, राइट। और उसकी वजह से हमारा क्या होता है? जियोलाइट्स। चलो जी, यही था हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में कहीं कुछ डाउट था? ये बनाना बॉन्डिंग वगैरह क्लियर है? हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म एंड हमारा सिलेबस भी हो चुका है ख़त्म, बट ये मत सोचना कि हम छुट्टी से छुटकारा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आई विल टेक क्लास, आई विल टेक अ प्रिविजन क्लासेस ऑल्सो वेरी वेरी सून। बट अभी के लिए मैं एक तो सबसे पहले आपको वन शॉट प्लान करूँगी। आफ्टर यू आर डन विद द टेस्ट, उसके बाद we'll be meeting next week। I am giving you ample amount of time कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उतना तुम लोग अच्छे से कवर करके आओ। ओके, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? तो मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप अच्छे से, हमने कितने चैप्टर्स करे हैं? हमने एक पीरियोडिक करा है, हमने केमिकल बॉन्डिंग करा है, और हमने क्या क्या करा है? रुको, थोड़ी बड़ी करी तुम्हारे मेरे ऊपर क्या मैं इसलिए कर रहे हो? हाँ, अभी मुझे तुमसे एक्चुअली में बात करनी है, तो मेरी बात दैट यू शुड कंप्लीट ऑल योर चैप्टर्स जो भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। कौन कौन से हो गए हमारे? हमारा पीरियोडिक हो गया है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया है, DNF हो गया है, कोऑर्डिनेशन हो गया है, और पी ब्लॉक हो गया है। दीज 5 चैप्टर्स वर ऑफ इनऑर्गेनिक, राइट। और ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें NCERT पढ़नी है, तुम्हें PYQ सॉल्व करना है, तुम्हें DPP लगानी है। एंड अगर तुम पर्सनल मेंटरशिप वाले बच्चे हो तो प्रीमियम DPP भी देखोगे विद माई वीडियो सॉल्यूशन, ताकि तुम जिस मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो करेक्ट हो। कई बार हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तुक्के में हमारे सारे क्वेश्चन सही बनते जाते हैं। आई हैव बीन
एंड जब एक्चुअल में टेस्ट में तुम्हें वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देन यू विल बी लाइक टिक करूँ नहीं करूँ, क्योंकि -1 का भी सवाल होता है उस टाइम पे। यू कैन नॉट टुक्काफाई एनी आंसर, ठीक है। तो जो भी आंसर तुम मार्क करते हो ना, उसके पीछे का रीजन ढूंढो। मैं बी ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ, क्यों मार्क कर, एम आई श्योर, डू आई हैव प्रूफ, सबूत चाहिए तुम्हें। यू शुड हैव अ सॉलिड सबूत कि क्यों मेरा आंसर बी ही है। ओके, क्लियर है? पढ़ के आएंगे सब लोग, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे सब कुछ। देन आई वन शॉट में मैं एस ब्लॉक और हाइड्रोजन ऐसे फॉर्म करूंगी कि जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर हुआ? कहीं भी कोई भी डाउट आज की क्लास में? एक सेशन वैसे मैं अभी लूंगी नेक्स्ट वीक इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला। तो बच्चों आज सब लोग मुझे अच्छा सा हैशटैग लिख के जाएंगे, सिलेबस। चलो आईओसी सिलेबस डन लिख दो, सबका थोड़ी हुआ है अभी तक, तुम्हारी खुशी दी है सबसे ज़्यादा। तबीयत खराब में भी क्वेश्चन लेक्चर ले लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस डन, ठीक है। ये वाला हैशटैग सब मुझे लिख के आएंगे। और तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट को एनालाइज करोगे। विल यू टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नो, आई डू नॉट टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए आपके पास दूसरा एजुकेटर है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊँ तो या आई कैन, माई ऑर्गेनिक इज ऑल्सो नाइस, बट नहीं, आपका दूसरा एजुकेटर है ऑर्गेनिक के लिए। आई टीच इनऑर्गेनिक, तो मेरी सब कुछ अच्छे में, आई नो बायो, आई नो ऑर्गेनिक, आई नो फिजिकल। फिजिक्स में थोड़ा सा मेरा है, बट सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ा ही सकते हो, डोंट वरी। चलो वक्त देख लेते हैं तुम्हारा, रिवाइज करके आओगे ऑल चैप्टर्स, क्योंकि अब हो चुका है सारा चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारी इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस नहीं। तो आई विल बी टेकिंग अप दैट नाउ, और धीरे धीरे करके एक एक करके मतलब सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, और मैं तुम्हारा लेवल बढ़ाऊंगी। AIPMT, एम्स, जेई मेंस, इतने लेवल के क्वेश्चन हमें करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है? ओके, ठीक है। रिवाइज करोगे, और एनसीईआरटी, मैं सच बता रही हूँ, तुमने अगर ये सोचा कि अब हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, हमारे क्योंकि लेक्चर्स नहीं हो रहे इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, तो हम इनऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ देंगे, तो बस हो गया तुम्हारा काम। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर अभी से सिलेबस ख़त्म करके बैठे और तुमने रिविजन नहीं। मैंने तुम्हें बताया ना, ये देखो मेरे टेबल पे अभी भी स्टिकी नोट्स, देखो पोटाशियम, चलो तुम्हें ये कल दिखाया था, और दिखाती हूँ। पोटाशियम, देखो DNF ब्लॉक मुझे याद नहीं होता था, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, पूरा है, पूरा रिएक्शन रिएक्शन सब लिखा हुआ है, सब लिख के चिपकाया हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ऐसे, बताओ मुझे, कि मुझे याद नहीं होता था, अब याद हो गया। क्यों हो गया, कि मैंने लिख के चिपका दिया था, रोज पढ़ती थी इसको, पेपर से पहले तो हो ही गया याद। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अपना रिविजन छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि इनऑर्गेनिक का सिलेबस हो चुका है तो अब हम छोड़ देते हैं, अब हम क्लास है नहीं, क्या करेंगे रिवाइज करके, क्लास है नहीं क्या करेंगे पढ़ाई करके, इसको बैक, अब ये बैकलॉग थोड़ी है हमारा, बैकलॉग बन जाएगा, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे एक हफ्ते में, दैट्स माई गारंटी, अगर रिवाइज नहीं। और अभी तुम्हारे बहुत टेस्ट हैं, पूरा आधा साल, 7 मंथ्स, यू हैव 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में अगर तुम्हारा 7 मंथ्स पहले सिलेबस कंप्लीट करा है मैंने इनऑर्गेनिक का, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, ठीक है। उन्हें अब तुम किस चीज़ पे काम करोगे, तुम शॉर्ट नोट्स बनाने पे काम करो, ठीक है। यू हैव टू वर्क टू क्रिएट योर शॉर्ट नोट्स। नीड से एक दिन पहले तुम्हें क्या रिवाइज करना है तुम्हें वो पता हो, तुम अपनी एनसीईआरटी मॉडिफाई करना शुरू करो, एनसीईआरटी के साइड में तुम समरीज लिखना शुरू करो, ताकि तुम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। अब टाइम वेस्ट करने का, जो टाइम अब इनऑर्गेनिक को दे रहे थे वो जो अब बच रहा है, वो टाइम तुम अपने दोगे बैकलॉग्स को, अपने वीक सब्जेक्ट्स को, बट इनऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ना।
प्लीज़ ये गलती मत कर, कल रिक्वेस्ट टू यू। बाकी मैं तुमसे कनेक्टेड तो रहूँगी टेलीग्राम पे, बट यस, लेक्चर्स अब पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ बचा है नहीं। वी विल बी टेकिंग अप ऑल द चैप्टर्स अगेन इन रिविजन टू, रिविजन 1, रिविजन 2 करेंगे, 3 करेंगे। लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, मैं अब इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा। डिटेल लेक्चर के लिए तुम्हारे पास यही प्लेटफॉर्म था। वील बी मीटिंग अप और पहले इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन का वन शॉट लूँगी मैं, वो हम करने मिलेंगे। बट डू नॉट इग्नोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। तुम्हारे पास टाइम बचेगा इनऑर्गेनिक के लिए, लेकिन वो वाला टाइम तुम क्या दोगे, तुम बायो को दोगे, फिजिक्स को दोगे, तुम फिजिकल केमिस्ट्री को दोगे, तुम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोगे। बट प्रॉमिस मी, देखो, और हम, यार तुम लोग मुझसे ना शॉर्ट नोट्स का बहुत पूछते हो, आई विल डेफिनेटली टेक अप अ सेशन, ठीक है, आई विल टेक अप अ सेशन इन नेक्स्ट वीक हाउ टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है। अगर मैं तुम्हें अपने ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स दिखाऊँ, आई विल शो यू माई पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स। आज तुम्हें अभी हैव टाइम, मैं दिखाई देती हूँ। देखो बेसिकली ऐसे पढ़, ऐसे लिखना है सब कुछ कि तुम्हारा वो हो जाए। देखो अगर मैं तुम्हें ऑर्गेनिक का दिखाऊँ, दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ हलाइड्स, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, देन तुम्हारा बॉल्स शीमैन रिएक्शन, सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना शॉर्ट में। फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, सब तो वैसे ऑर्गेनिक का है, Lenzines test, aldehyde ketones, रोजनमंड रिएक्शन, स्टिफन रिएक्शन, फिर हमारा क्या है, इटार्ड रिएक्शन, सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे पूरा। और अगर इनऑर्गेनिक का तो ये ग्रुप 16 का है ये। ग्रुप 16 वैसे अभी तुम्हारा डिलीटेड है, बट मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, मैं कराऊंगी। देखो एक ही पेज में सब, इट हैज़ atomic ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, physical property, chemical property, anomalous behavior of oxygen, reactivity with hydrogen, reactivity with oxygen, सब कुछ है। That's how you have to get notes, ठीक है। Yes. तो शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें, यस, वेरी गुड जागृति, दैट इज़ रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि पढ़ाई छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कोई फायदा नहीं होगा कि तुमने 7 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करके रखो। आई विल टेक अप अ सेशन, पहले तो मैं पी ब्लॉक का ग्रुप ग्रुप से वो कराऊंगी, एंड फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एस ब्लॉक और हाइड्रोजन करेंगे, ठीक है। इट्स टोटली योर चॉइस बच्चे, जहाँ से आपको, इट इज नो डिबेट फ्रॉम द ऑन दैट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपका सिलेबस इतनी खत्म हो जाए तो देयर मस्ट बी समथिंग, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। पी ब्लॉक अभी खत्म नहीं, मैं डिलीटेड पार्ट, ओके। चलो कोई नहीं, रियाज, आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, मुझे ये हैशटैग चाहिए वीडियो के नहीं, ओके। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।